अल्पना जी, अभी क्या 5 मिनट का कुछ मैटर हमारा थोड़ा सा इट्स बाकी था ओके। वर्कशॉप का। जी जी ओके जी बिल्कुल। ओके, कंटिन्यू करिए आप, है ना, ओके कोई दिक्कत ओके। नहीं है। देन नो देन वी प्रॉब्लम। स्टार्ट द दिस हमारा वैलिडिटी सेशन स्टार्ट कर देंगे हम लोग। यस यस यस, प्लीज कैरी ऑन। ओके ओके ओके, स्टार्ट यो। Okay, sir. So, our last topic is okay. हमारी भावनाओं की वजह से हमें भूख लग रही है। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बोर हो रहे हैं और कुछ कंफर्ट फूड खाने की क्रेविंग्स हो रही है। ठीक है, लाइक कुछ मीठा खा लेते हैं, कुछ चलो बाहर से तीखा मसालेदार खा के आते हैं। भूख नहीं है तब भी मन कर रहा है और क्रेविंग्स हो रही है स्पेशली, तो उसे साइकोलॉजिकल हंगर कहते हैं। ठीक है, जब हम स्ट्रेस होते हैं, बोर होते हैं या टीवी देख रहे हैं, कुछ भी। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ हंगर। हंगर का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। इट इज रेगुलेटेड बाय आवर हार्मोन्स, न्यूरल सिग्नल्स एंड ब्रेन के सेंटर से। इसमें जो मेन रोल है वो है, सेंट्रल रोल है हमारे हाइपोथैलेमस का, जो कि एनर्जी लेवल्स को डिटेक्ट करता है हमारी बॉडी में और भूख को कंट्रोल करता है। सो नंबर 1 स्टेप इज डिटेक्शन ऑफ लो एनर्जी लेवल्स। फर्स्ट स्टेप में ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल्स जब बहुत डाउन चले जाते हैं, हमारा ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाता है, एनर्जी की जो स्टोर्स है हमारी बॉडी में, जो एनर्जी है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो रही है। ओके, तो अगर इनका लेवल कम है बॉडी में, हम एम्प्टी स्टमक है, तो एम्प्टी स्टमक होने की वजह से एक हार्मोन रिलीज होगा, ग्रेलिन, जो कि ब्रेन को सिग्नल, जिसकी वजह से भूख फील होगी, हमें पता चलेगा ओके हैव टू ईट नाउ। अनदर इज रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के दो मेन पार्ट्स है, लेटरल हाइपोथैलेमस एंड वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस। जब हमें भूख लग रही होती है तो लेटरल हाइपोथैलेमस स्टिम्युलेट होता है और वो हमें बताता है कि ओके वी हैव टू ईट नाउ। इट स्टिम्युलेट्स द डिजायर टू ईट व्हेन द बॉडी नीड्स एनर्जी। जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो हमारा लेटरल हाइपोथैलेमस स्टिम्युलेट हो जाता है। अनदर पार्ट इज वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस। इट इज द सेशाइटी सेंटर, मतलब तृप्ति केंद्र। मतलब ये हमारी बॉडी को सिग्नल पहुंचाता है कि नाउ वी हैव टू स्टॉप ईटिंग, हमारा पेट भरा हुआ है, हमें भूख नहीं है। ओके, सो हमें खाना बंद करना होगा। ये कौन फीलिंग देता है? वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस। इट इज अ सेशाइटी सेंटर। अगर आपका लेटरल हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाएगा तो आपको भूख पता ही नहीं चलेगा कि आपको भूख लग रही है, आपको खाने की जरूरत है। और अगर आपका वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब खाना बंद करना है ना। आप ओवर ईटिंग कर लेंगे अगर आपका वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस अफेक्ट हो गया है तो। अनदर इज थर्ड स्टेप इज हार्मोन रेगुलेशन ऑफ हंगर। अभी हमने डिस्कस किए मेन दो हार्मोन है, ग्रेलिन एंड लेप्टिन। ग्रेलिन हंगर हार्मोन है। जब स्टमक खाली होता है, पेट खाली है, तब वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल पहुंचाएगा कि टू स्टिम्युलेट हंगर, भूख बढ़ाने के लिए। एंड लेप्टिन इज आर सेशाइटी हार्मोन। ये लेप्टिन हमारी फैट सेल से रिलीज होता है, एनर्जी सफिशिएंट बॉडी में। अनदर दिस इंसुलिन, जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। न्यूरोपेप्टाइड वायर, ये हाइपोथैलेमस रिलीज करता है टू इंक्रीज एपेटाइट। अनदर इज न्यूरल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिग्नल्स। जब हम एम्प्टी स्टमक होते हैं तो स्टमक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब स्टमक सिकुड़ता है, रिलीज होता है। और जब फुल पेट भरने लगता है, हमारा स्टमक वापस स्ट्रेच होता है और हमारी ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचते हैं वाया द वेगस नर्व। वेगस नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में सिग्नल रिवॉर्ड एंड इमोशन ऐसा हार्मोन है। हम कुछ अचीव कर लेते हैं, कुछ पसंद का कर लेते हैं तो हमें डोपामीन हमारी बॉडी में रिलीज होता है। सो इट इन्फ्लुएंसेस आवर हंगर क्रेविंग्स, है ना। जब हमें हाई कैलोरी फूड, शुगरी, फैटी, स्पाइसी कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा होता है तो ये डोपामीन रिलीज होता है उसे खाने से। तो हमारी बॉडी को बार बार डोपामीन की ज्यादा जरूरत होती है, मन करता है कि चलो कुछ क्रेविंग्स हो रही हैं तो खा लिया जाए। ये हमारे नॉर्मल हंगर सिग्नल्स को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, हमारे इमोशनल स्टेट्स को। हमारे इमोशनल स्टेट्स हमारी हंगर को बढ़ा या कम कर सकते हैं।
इट इज सेशाइटी में कि अचानक से हमने जब खाना खाया है तो बहुत सारा शुगर रिलीज होगा बॉडी में। ओके, तो इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। लेप्टिन, CCK, PYY, ये सब के जो हार्मोन्स है, कोलेसिस्टोकिनिन और पेप्टाइड हार्मोन्स, ये सब क्या करते हैं, हंगर को कम करते हैं। और जो हमारा वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो हमारे हंगर की जो अर्ज है, खाने की जो अर्ज है, उसे सप्रेस करता है। ठीक है, इसलिए हमें कहा जाता है कि धीरे धीरे खाइए। धीरे धीरे खाने इसलिए बोला जाता है बिकॉज क्योंकि वो सिग्नल पहुंचने में टाइम लगता है। हमें जब तक पता चलता है कि ओके हम फुल हो चुके हैं, पेट भर चुका है, उससे पहले हम ओवर ईटिंग कर चुके होते हैं। अगर हम बहुत फटाफट खा रहे हैं तो, क्योंकि ब्रेन तक सिग्नल पहुंचने में टाइम लग रहा है। ओके, तो समरी ये है हंगर मैकेनिज्म की कि हमारी बॉडी में पहले एनर्जी कम होती है तो स्टमक ग्रेलिन रिलीज करता है, वो हाइपोथैलेमस को स्टिम्युलेट करता है जिससे हमें भूख लगती है। और जैसे ही ग्लूकोज की ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन रिलीज होता है। और जब स्टमक स्ट्रेच होता है तो सिग्नल्स पहुंचते हैं कि ओके पेट भर चुका है तो यू शुड हैव टू स्टॉप ईटिंग। और हमारा वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस हंगर के सिग्नल्स को स्टॉप कर देता है जिससे कि हमारी बॉडी में एनर्जी का बैलेंस बना रहे और हम स्टार्वेशन ना हो या ओवर ईटिंग ना हो। इसके लिए ये बॉडी का सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क करना चाहिए, वरना हमें पता ही नहीं चलेगा हमें भूख लग रही है या फिर हम कभी कभी कुछ ज्यादा ही खा लेंगे अगर ये जो मैकेनिज्म है ये अफेक्ट हुआ तो। ओके, नाउ वी विल डिस्कस इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन इन आवर ब्लड शुगर लेवल्स। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो कि पैनक्रियाज रिलीज करता है। हमने प्रीवियस क्लासेस में इनको पढ़ा था। तो इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है, ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी जस्ट खाना खाया तो बहुत सारा एक साथ शुगर हमारी बॉडी में रिलीज हो जाएगा जो कि नुकसान करेगा। ठीक है, तो ये उस शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। पैनक्रियाज के बीटा सेल्स इसे सीक्रेट करते हैं, याद रखिएगा, इंसुलिन को पैनक्रियाज के बीटा सेल्स और ग्लूकागॉन को पैनक्रियाज के अल्फा सेल सीक्रेट करते हैं। When so insulin is released when blood glucose levels are high, तो हमारे जो सेल्स है वो ग्लूकोज जो है उसको अब्सॉर्ब करते हैं एनर्जी के लिए। जितनी जरूरत होती है वो उतना यूज करते हैं और बचा हुआ जो शुगर होता है उसको वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं लिवर और मसल्स में, है ना। इससे हाइपरग्लाइसेमिया नहीं होता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम रखता है, वरना हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, वरना बहुत ज्यादा ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ग्लूकागॉन क्या करता है, जो ब्लड शुगर लेवल, अगर मान लीजिए अब आपने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं है, बॉडी को अब एनर्जी की जरूरत है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो भी लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर हुआ था, है ना, ग्लाइकोजन जो स्टोर हुआ था या फैट जो स्टोर हुआ था, ठीक है, तो जो ग्लाइकोजन है मेनली उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। वो लिवर को सिग्नल करता है कि यू हैव टू ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। पहले ग्लूकोज ज्यादा था तो उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर में स्टोर रखा गया था। अब क्या हुआ, जब हमें भूख लग रही है, हमारी एनर्जी लेवल्स डाउन है, तो वापस ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ब्लड स्ट्रीम में फ्लो हो जाएगा ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे। तो ये ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाने का काम करता है ग्लूकागॉन, और ये हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करता है, मतलब बॉडी में लो ब्लड शुगर लेवल नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों जो है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन ये अपोजिटली वर्क करते हैं टू मेंटेन स्टेबल ब्लड शुगर लेवल्स। ब्लड शुगर लेवल्स स्टेबल रहे उसके लिए दोनों काम करते हैं और दोनों पैनक्रियाज सीक्रेट करता है। ओके, आई विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट थियरीज ऑफ हंगर। थोड़ा बस ये थियरीज है लास्ट, उसके बाद हम इसे एंड करेंगे सेशन को। ओके, ग्लूकोस्टैटिक थियरी। फर्स्ट है ग्लूकोस्टैटिक थियरी, ये जीन मेयर ने दी थी। इसमें ऐसा कहा गया है कि हंगर जो है वो किससे रेगुलेट होती है, हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल से। अगर ग्लूकोज लेवल गिर जाएगा तो लेटरल हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है और हमें भूख लगती है, और ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होके हंगर को कम कर देता है। बट इस थियरी की एक लिमिटेशन है कि ये लॉन्ग टर्म हंगर कैसे हो रहा है हमारी बॉडी में, उसे नहीं। उसके बाद आई अनदर थियरी, लिपोस्टैटिक थियरी, जिसने हमारे लॉन्ग टर्म जो बॉडी में हंगर है उसको समझाया, बट
वापस इसका यही लिमिटेशन था, इसने शॉर्ट टर्म हंगर को नहीं समझाया। ओके, तो लिपोस्टैटिक थ्योरी में बॉडी के फैट लेवल्स कैसे रेगुलेट करते हैं हमारी हंगर को, वो सजेस्ट किया गया है कि हमारी बॉडी में अगर फैट की कमी हो जाएगी तो हमें ज्यादा भूख लगेगी, और फैट ज्यादा है तो सैटिस्फैक्टरी मैकेनिज्म रहेगा चालू। सो जो लेप्टिन है एक ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि फैट के सेल्स रिलीज करते हैं, और ये हंगर को बढ़ा देंगे। अगर लेप्टिन कम है तो हंगर ज्यादा होगी, और लेप्टिन ज्यादा है तो हंगर नहीं होगी। देन अनदर थियरी इज थर्मोस्टैटिक थियरी। ये कहती है कि हंगर हमारी बॉडी टेम्परेचर पे लिंक्ड है। मतलब बॉडी का टेम्परेचर अगर कम होता है, आपको पता है फूड से हमें एनर्जी और हीट मिलती है, ठीक है, तो अगर फूड होगा बॉडी में तो हीट भी जनरेट होगी, एंड हमारी बॉडी को एक स्टेबल टेम्परेचर मेंटेन करना होता है हमारी बॉडी में। तो अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर गिर रहा है, तो हमें भूख लगेगी ताकि हम फूड खाएं और हमारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो बॉडी में। और अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है तो हमें भूख कम लगेगी। जस्ट लाइक इन विंटर्स वी ईट मोर एंड इन समर्स वी ईट लेस। ओके, अनदर थियरी इज सेट पॉइंट थियरी। सेट अकॉर्डिंग टू आवर वेट, अगर हमारा वेट बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है तो हम ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देंगे, एंड वेट बहुत ज़्यादा है तो फूड कम इनटेक करने के बॉडी सिग्नल देगी, ठीक है। बट इसने इस थियरी का भी एक लिमिटेशन है, इसने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ने बताया कि कैसे हमें जो क्रेविंग्स होती हैं उसका क्या है ना, कभी कभी पेट फुल है तो भी हमें क्रेविंग्स होती है खाने की। This another theory is positive incentive theory. This is all based on our psychological thing कि हमें अच्छा लगता है कभी कभी खाना, है ना, नॉट बिकॉज हमें भूख लग रही है, हमें कभी कभी किसी का टेस्ट अच्छा लग रहा है या बहुत अच्छी स्मेल आ रही है खाने की तो मन कर गया खाने का। ओके, सो हम कितनी बार हमारा पेट भरा होता है फिर भी हम अपना फेवरेट कोई डेजर्ट देखते हैं, कोई मिठाई देखते हैं तो मन कर जाता है खाने का। अनदर थियरी इज न्यूरल एंड हाइपोथैलेमिक थियरी, जो हमने बेसिकली अभी पढ़ी थी। इसमें ये बताया गया कि हाइपोथैलेमस जो है वो सेंट्रल रोल करता है हंगर रेगुलेशन में। लेटरल हाइपोथैलेमस हंगर को बढ़ाता है, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस हंगर को कम करता है। ओके, अनदर लास्ट इसका कंक्लूजन ये है कि hunger is a complex process and it is influenced by our glucose levels, fat storage, brain signals, body temperature and psychological factors. Okay, so no single theory explains hunger. कोई भी single theory हमारी hunger को completely explain नहीं कर पाई है, but हम hunger को इनके combination से समझ सकते हैं कि हमारी body में multiple mechanisms work कर रहे हैं, उनके combination से हमारा hunger and satiety mechanism work करता है। Okay, it's the end of. Sir, I have completed my topic. आप में किसी को डाउट है आज हंगर से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, या पहले के कोई टॉपिक से किसी को डाउट हो। एंड नोट्स मैं 31st को प्रोवाइड करूंगी, प्लीज आप लोग ग्रुप पे मैसेज मत कीजिएगा। मैं वेडिंग में हूँ तो आई एम लिटिल बिजी राइट नाउ, तो मैं कल आप लोगों को नोट्स सेंड कर दूंगी। मैम इसमें एक टर्म आई थी CCK and PYY। हाँ, कोलेसिस्टोकिनिन ये हार्मोन्स हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। ओके, दीज आर डिफरेंट हार्मोन्स जो एपेटाइट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, एंड मेजर इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आर इंसुलिन, ग्लूकागॉन, उन पे आप जरूर फोकस कीजिएगा, क्वेश्चंस उन पे बनते हैं। ग्रेलिन और एक्सिन और भी हार्मोन्स हैं, मैं उनकी आपको पूरी लिस्ट भेज दूंगी, जो भी हार्मोन्स आपके हंगर को बढ़ाते हैं और कुछ हार्मोन्स हंगर को कम करते हैं, ठीक है। तो मैं नोट्स में वो और ऐड ऑन कर दूंगी, तो आप उस पर ध्यान दे दीजिएगा। Tara, you have raised the hand. Tara, you want to ask something? No, thank you, sir. Fine. Okay. So thank you, Janvi, for clarifying the need of the hunger and the physiology behind the hunger. Okay. और जैसे ही हमें आपको सबको मालूम है आज का जो कुछ 5 मिनट का हमारा जो
कुछ कंटेंट बाकी रह गया था 10 डेज की वर्कशॉप में, वो अभी जानवी की तरफ से पूरा किया गया। आई थिंक 10 डेज की वर्कशॉप फिनिश हो चुकी है और सेशन की ओर है। और आज की वैलिडिटी के जो हमारी गेस्ट हैं, ये हमारे चर्चा करेंगी, वो हमारी ऑफ वेलबींग सोसाइटी की जो सेक्रेटरी हैं और हेड ऑफ यूनिवर्सिटी। You on the behalf of this workshop, on the behalf of Academy of Wellbeing Society, on the behalf of ARNV. So I welcome you, a virtual welcome to Dr. Alpna Singh. अल्पना जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। वीनस मैम जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर वीनस। Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. We give a call to Good morning, Dr. ma'am. Alpna. Good morning. Good morning, ma'am. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी वीनस, सिग्नल्स में कुछ इशू है, प्लीज चेक करें। ओके, डॉक्टर अल्पना को कॉल करें वीनस। Yes, sir. डॉक्टर अल्पना इज देयर? ओके, अभी हमारे साथ जुड़ जाएंगी डॉक्टर अल्पना। सर डॉक्टर अल्पना मैम जुड़ चुके हैं। एक्चुअली कोई डिपार्टमेंटल एक्टिविटी चल रही थी तो मैम लिटिल बिजी, मैडम आ चुके हैं। ओके ओके, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so today is the last day of this workshop. Okay, and I think we all have enjoyed and get the information regarding biological basis of the behavior. Here. I think signal, sir. That's fine. I think now it's okay. Yes. Yes, Yes, yes. yes, sir. Yes, Yes, sir. yes. डॉक्टर अल्पना Doctor- मैम जुड़ चुके हैं सर। I welcome you, a virtual welcome to Dr. Alpna. Dr. Alpna Singh. Thank you, sir. She is Welcome, ma'am. Dean, faculty. She is a head of department, Faculty of Education, Mohanlal Sukhaya University, as well as Secretary of Academy of Wellbeing Society. और आपका बहुत काम है हमारी साइकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी में बहुत काम है, सोशल साइकोलॉजी में बहुत काम किया है आपने। वी आर प्लीज्ड दैट
wonderful feedbacks. I welcome you on to preside this session. रेडिटरी सेशन है हमारा आज का लास्ट डे, और बहुत अच्छी खबरें हैं हमारे पास कि हम बहुत जल्दी से सेकंड वर्कशॉप भी स्टार्ट करने वाले हैं. विद इन 3 or 4 days we'll start it. This workshop will be on the basis of research methodology. The same procedure will be there. We'll share the links to the students also for registration as well as for the daily classes. Okay. और मैं सबसे पहले इस जो हमारी वर्कशॉप है इसको सक्सेसफुल बनाने में सबसे बड़ा जिसका रोल है, सबसे बड़ा रोल है वो पार्टिसिपेंट्स का है. सो आई गिव क्रेडिट टू दोज ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इस वर्कशॉप को बहुत सक्सेसफुल बनाया. ऑल्सो आई जस्ट गिव मोर क्रेडिट टू द स्पीकर्स. जानवी हमारे साथ हैं, डॉक्टर निखिल, डॉक्टर वीनस, डॉक्टर निशा, डॉक्टर नीलिमा और डॉक्टर अंजना पुरोहित. ये डिफरेंट कॉलेजेस की जो फैकल्टीज़ हैं हमारे साथ में इस वर्कशॉप को सक्सेसफुल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. स्पेशली सबसे ज़्यादा जिसको मैंने परेशान किया है वो डॉक्टर वीनस है. सो आई जस्ट इनवाइट वीनस टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस वर्कशॉप. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. इस वैलिडिटी फंक्शन के वर्चुअल मीटिंग में मैं सर्वप्रथम डॉक्टर अल्पना सिंह मैम का स्वागत अभिनंदन करती हूँ कि मैडम आपने इतने व्यस्ततम समय में हमारे साथ जुड़कर अपना अमूल्य समय दिया. थैंक यू सो मच. और इसके साथ ही मैं सबसे बड़ा धन्यवाद वेलबींग सोसाइटी की प्रेसिडेंट मैडम चौहान, जो हम सबकी गुरु माँ है, और हमारे परम आदरणीय माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर शिव सिंह जी सारंगदेवत साहब का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि वो हमेशा डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के साथ मिलकर कोई ना कोई कार्य को प्रमोट करते हैं. इसी के साथ डॉक्टर अजय सर का बहुत बहुत थैंक्स कि सर आप हमें कोई ना कोई ऐसा पाथ देते हैं कि जिससे हम बच्चों को जोड़ सकते हैं और कुछ इनोवेटिव जो आइडियाज हैं वो डिपार्टमेंट के साथ जुड़ते हैं. इसके ही साथ है डॉक्टर कीर्ति दशोरा जो हमारी फैकल्टी मेंबर हैं, और उनका बहुत बहुत थैंक्स कि हमेशा जो भी हमने कार्य शुरू किया डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के साथ, ऑलवेज शी गिवन द टाइम एंड अपॉर्चुनिटी. तो मैम आपका आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है. इसी के साथ हमारे डियर स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स जिन्होंने मैंने देखा है कि बहुत सिंसियरली 10 डेज तक बहुत अच्छे से आपने, जैसे ही 12 बजती तो ऐसा लगता है कि एक नया जो हमारा 12 से 1 का जो सेशन है उसमें सभी बहुत ज्यादा प्रवोक बायोलॉजिकल बेसिस में, जैसे हम कहते हैं कि हाइपोथैलेमस और ब्रेन स्टिमुलेट होता है, वैसे इस समय ने हमारे को थोड़ा सा स्टिमुलेशन दिया, और हम लोग सभी जो यहाँ पे मेंबर्स हैं एवरी डे बहुत शेड्यूल के साथ, डिसिप्लिन के साथ इस वेबिनार में जुड़े. और आई थिंक इसकी जो सबसे ज्यादा स्पीकर रही वो हमारी स्टूडेंट जानवी हड़पावत रही, और उन्होंने बहुत अच्छे से इसको आगे बढ़ाया. एंड सेकंड जो स्पीकर थे निखिल चौधरी सर, जिन्होंने दिल्ली से अपने व्यस्ततम समय में हमारे इस ऑनलाइन को टाइम दिया सेमिनार को. और सबसे खुशी की बात ये कि ही इज आल्सो आवर स्टूडेंट, क्योंकि जनार्दन इसको कहने में बड़ा गर्व महसूस कर रहा है कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं और आज इतने अच्छे सोपान पे हैं. तो आई विश कि सभी बच्चे ब्लेस्ड हों और इस तरीके से हमारा सेशन चलता रहे. अगेन थैंक्स टू अजय सर कि इसके साथ ही आपने एक नेक्स्ट प्लानिंग और करी है कि आप कुछ और इसके साथ जोड़ना चाहते हैं. तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स कि आप जुड़े और इस कार्य को आगे बढ़ाएं. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. और मैं हमारे स्टूडेंट्स जो हैं जो चाहते हैं कुछ फीडबैक देना, डॉक्टर कीर्ति से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इफ यू शेयर समथिंग, अगर आप कुछ इसके साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कोट इट. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Okay. So we'll just give time to the students also to जो अपने feedbacks देना चाहते हैं. उसके पहले मुझे मालूम है डॉक्टर अल्पना is very busy, so I invite डॉक्टर अल्पना to say preside the session. हालांकि मुझे मालूम है डेकोरम के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से डॉक्टर अल्पना को सबसे लास्ट में बोलना चाहिए, लेकिन पीछे हम पूरा सेशन बच्चों के लिए छोड़ देंगे कि वो अपनी बात कहें इस ग्रुप में, क्योंकि अभी तो कोई भी ग्रुप डिस्कशंस नहीं हुए हैं, तो हम लोग उनको पूरी प्रोवाइड करेंगे टाइम. तो सबसे पहले हम डॉक्टर अल्पना मैम को सुनना चाहेंगे. यू से फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस वर्कशॉप. डॉक्टर अल्पना.
Venus, you have to call Dr. Altna. Yes, sir. She is very busy. Okay. जब तक हम थोड़ी सी बात करते हैं रिगार्डिंग दिस वर्कशॉप। देखिए, इस वर्कशॉप में हमने बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर को समझने की कोशिश करी। Soon will be all of you will be branded as a psychologist in the society. Okay, आपका एक नाम होगा जो आपको लेमैन से डिफर करेगा। सो सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, इस प्रकार की जो भी इंफॉर्मेटिव सेशंस हैं वो किसी भी फॉर्म में हो, कोई भी फोरम करा रहा हो, उसको ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, सो दैट यू मे एनहांस योर नॉलेज रिगार्डिंग साइकोलॉजी। तो हमारा ये बेसिक प्रयास था बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का, और मुझे मालूम है अच्छी तरह से इट विल बी वेरी वेरी मच हेल्पफुल for your examination, as well as your enhancing your knowledge, as well if you will fight for the competition exams, these notes and everything will be very very useful for you. Dr. Altna is with us. Dr. Altna, Yes, please. sir. Yes, please. आप हाँ, कहें कुछ शब्दों को, क्योंकि मुझे मालूम बिल्कुल है डेकोरम के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको सबसे प्रेसाइड कर रही है सेशन सबसे लास्ट में, लेकिन मैं लास्ट का सेशन पूरा बच्चों के नाम पे छोड़ना चाह रहा हूँ ताकि बिल्कुल बच्चे बिल्कुल अपनी बात रख पाएं ढंग से। बिल्कुल। सो डॉक्टर अल्पना, आई जस्ट इनवाइट यू टू से फ्यू वर्ड्स रिगार्डिंग दिस वर्कशॉप्स। ओके, और इस प्रकार की कुछ आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है सारे स्टूडेंट्स को। आई इनवाइट। थैंक यू अजय सर। अजय जी की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मॉर्निंग में मुझे कॉल किया कि इसमें आप जुड़ जाइए। तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मैं बच्चों से हमेशा रूबरू होना चाहती हूँ, और हमारा जो है थोड़ा मैनेजमेंट वाला काम होता है, तो मैं जब भी मौका पाती हूँ तो बच्चों से रूबरू होना, चूंकि साइकोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है इसलिए जुड़ना अच्छा लगता है। और दूसरा सब्जेक्ट आपका बहुत ही अच्छा है, बायोलॉजिकल बिहेवियर, बेसिस ऑफ बिहेवियर, यानी कि माइंड बॉडी इंटर रिलेटेड, क्योंकि बिना मस्तिष्क में जो हमारे सुबह सुबह जो विचार उठते हैं उसी के अनुसार हमारा बिहेवियर होता है, पूरे दिन भर का कार्यक्रम होता है। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ। आप जितने भी बच्चे ऑनलाइन बेसिस पर जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे विद्वतजन जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे स्पीकर्स जुड़े हुए हैं, और हमारी वीनस मैडम जो कि बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी हैं और हमेशा इस क्षेत्र में कार्य करती रहती हैं, आप सभी का मैं अभिवादन करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमेशा यही चाहती हूँ कि इस सोसाइटी को बनाने में जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और उस भूमिका को वो बहुत ही अच्छे तरीके से निर्वहन करें। ये साइकोलॉजी ऐसा रोल प्ले करता है इस जीवन में, हमारी साइकोलॉजी जो कि हम पूरा जीवन हमारा इस साइकोलॉजी पर ही आधारित है। नियमित जीवन जो है हमारा, सुबह से लेकर शाम तक हम पूरी साइकोलॉजी ही जीते हैं, यानी कि मस्तिष्क और शरीर के कोऑर्डिनेशन से हम जो कुछ भी फंक्शन करते हैं, जो कि जो मेंटल जो फंक्शंस होता है, फिजिकल जो स्टेट है, मेंटल स्टेट हमारे फिजिकल स्टेट को प्रभावित करता है और फिजिकल स्टेट हमारे मेंटल स्टेट को प्रभावित करता है। जैसे कि आप जानते हो, ऑब्जर्व करना, जानना, नोइंग, थिंकिंग, रीजनिंग, फीलिंग, इमेजिनिंग, रिमेम्बरिंग, जजिंग, ये सारी चीजें कहाँ से इन सारी चीजों की उत्पत्ति केंद्र कौन सी है? मस्तिष्क है। और मस्तिष्क किससे प्रभावित होता है? हमारी फिजिकल नीड से, यानी कि ग्लैंड्स हमारे जो हैं, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं हमारे, इनका यदि माल फंक्शनिंग, इनकी हमारे ग्लैंड्स की यदि माल फंक्शनिंग हो जाती है तो हम ये सारा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। और हमारी मस्तिष्क क्या होती है, हमारे में नर्वसनेस आती है, हमारे टेंशन उत्पन्न होती है, एंजाइटी होती है, डिस्ट्रेस होता है, और हमारी जो जज करने का तरीका है, परसीविंग बिहेवियर जो है वो एकदम चेंज हो जाता है। तो ये आप लोगों ने जो 10 दिनों में जो विभिन्न प्रकार के ग्लैंड्स की एक्टिविटीज के बारे में
कि एक रोड मैप तैयार हो जाता है और उस रोड मैप के अनुसार ही हमारी एक्टिविटीज क्रियान्वित होती है। हम सोच लेते हैं कि हमें ये करना है और ये नहीं करना है, और आप देखोगे आप यदि आप इसको एक्नॉलेज करो कि हम जो कुछ भी सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग ही, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो कुछ भी सोचते हैं हम उसी के अनुसार बिहेवियर करते हैं। यदि आपने सोच लिया कि मैं क्लासरूम का ही लूंगी क्योंकि आप सभी टीचिंग से संबंधित हैं, क्लासरूम से संबंधित हैं, आपके दिमाग में यदि आपकी फर्स्ट क्लास यदि जिस टीचर की है उस टीचर के बारे में यदि आपने निगेटिव थिंकिंग सोच ली है ना, तो आपका क्लास में जाना मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि आपकी अटेंडेंस जाएगी, आपका नर्वस सिस्टम में आपकी जो है सांस धड़कनें बढ़ने लगती हैं, जाना है जाना है जाना है, और वो लोड लेकर आप क्लासरूम में बैठते हो, लेकिन लेते क्या हो, कुछ भी नहीं। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक्सेप्टेंस हम नहीं दे पाते हैं उन चीजों को जो भी क्लासरूम में बताया जाता है। लेकिन आप यदि हम पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं कि टीचर यदि वो उस साइड खड़ा है, यदि वो टीचर है और हम इधर स्टूडेंट हैं, तो कुछ ना कुछ तो हम में और उनमें दूरी जो बनी हुई है, कोई तो कारण होगा। तो कुछ नहीं, बहुत बुरा टीचर है लेकिन कुछ तो दे के जाता ही है। यानी मेरे कहने का केवल इतना मतलब है कि जीवन में जब हम चीजों को एक्सेप्टेंस देना शुरू करते हैं तो हमारी एक्टिविटीज, हमारी गतिविधियां, हमारे सोचने का तरीका, हमारे कार्य करने की विधि, हमारा बिहेवियर, व्हाट इज बिहेवियर, बिहेवियर के बारे में आपने जाना कि हमारे ये ग्लैंड्स और जो नर्वस सिस्टम है ये हमारे बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। लेकिन व्हाट इज बिहेवियर, बिहेवियर इज SOR, है ना, S इक्वल टू स्टिमुलाई, O इज ऑर्गेनिज्म, हमारा वातावरण, और R इज रिस्पॉन्स। जैसा ही हमारे इन्वायरमेंट का इंटरैक्शंस हमेशा होता रहता है, हम इंटरेक्ट करते रहते हैं इन्वायरमेंट से। हमारा इंटरेक्शंस किसका है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, मतलब और हमारे कॉग्निशन प्रोसेस का। हम जिस हेरिडिटी से आए हुए हैं, जो इनहेरिट किया हुआ है, हमने इनहेरिट है, और हमारे आसपास का जो वातावरण है उससे हम इंटरेक्ट करते हैं, और वही इंटरेक्ट करने के बाद हमारा बिहेवियर प्रतिपादित होता है। तो बिहेवियर जिस प्रकार का हम देते हैं, और बिहेवियर हमारा कैसे चलता है, हमारे थॉट्स के प्रोसेस के अनुसार चलता है, कॉग्निशन प्रोसेस से चलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि माइंड डील्स विद जज करना एक दूसरे को, ये सारी कहाँ से प्रोसेस कहाँ से आता है, ये हमारी माइंड डील करती है। और बॉडी क्या डील करती है, ऑर्गन्स को डील करती है, नर्वस सिस्टम को डील करती है, इम्यून सिस्टम को डील करती है, एंडोक्राइन सिस्टम को डील करती है, और न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम करती है ये। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि बॉडी और हमारा माइंड दोनों इंटर रिलेटेड है, और दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही कार्य होता है। तो ये आपने जो 10 दिनों में जो कुछ भी देखा है, आपने देखा है कि कल यदि हमारा पेपर है और आज हमें रात में हमने कोई चैप्टर तैयारी नहीं की है, तो हमारी धड़कनें बढ़ी हुई होती हैं, खाने भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, और सुबह उठकर हम बहुत ही उत्तेजित रहते हैं और जाते हैं, कुछ कुछ लिख के चले आते हैं। तो ये मतलब इफेक्ट तो हमारे नर्वस सिस्टम का और ग्लैंड्स का और अंतःस्रावी जितनी भी ग्रंथियां हैं उनका पड़ता ही पड़ता है। तो इसके लिए मैं आप सभी को बहुत ही बधाई देना चाहूंगी, और मैं अजय जी से ये निवेदन भी करूंगी कि इन बच्चों के लिए और भी ऐसी कार्यशालाएं या जो सेमिनार्स हैं वर्चुअल होनी चाहिए, वर्चुअल भी होनी चाहिए और फिजिकल भी होनी चाहिए, कि फिजिकली हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के मनोभावों को देख सकते हैं। एक्सेप्टेंस, जो कि मैं कहती हूँ हमेशा कि एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है जीवन में, वो हम देख सकते हैं कि एक्सेप्टेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके अनुसार हमारी बहुत सी गतिविधियां प्रभावित होती हैं, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आता है। इसके लिए वर्चुअल के साथ साथ यदि फिजिकल ऐसी कार्यशाला, ऐसी वर्कशॉप्स को आयोजित किया जाए, छोटे छोटे ग्रुप्स में, बड़े बड़े ग्रुप्स में नहीं, क्योंकि हमने अक्सर देखा, अभी भी मैं सेमिनार से निकल के आई हूँ, उन सेमिनार्स में केवल हम लेक्चर देते हैं, शायद हम जो कुछ भी नहीं कर भी रहे होते हैं वो भी हम बता रहे होते हैं। तो ऐसे नहीं, हम एक प्रैक्टिकल नॉलेज
के प्रैक्टिकल नॉलेज को एप्लीकेबल किस प्रकार बनाएं, इस प्रकार की यदि वर्कशालाएं हम आयोजित करते हैं तो हमारे इन बच्चों के लिए, हमारे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं इन बच्चों के लिए और हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं यहीं पर समाप्त करूंगी और आप सभी को बहुत सारी बधाइयां दूंगी। अजय सर को भी बधाई दूंगी कि 10 दिन की इन्होंने सक्सेसफुल कार्यशाला ये आयोजित की, वर्चुअल रूप में ही सही, लेकिन आपसे जो भी जुड़े उसके लिए उनके वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया है। हर कोई आज कहीं ना कहीं बिजी है, लेकिन फिर भी यदि ये समय हम स्पेयर कर पाते हैं अपने बच्चों के साथ में, तो ये हमारा उनके प्रति कृतज्ञता है और उनके प्रति आभार है कि वो हमें सुन पाते हैं और हमें एक्सेप्टेंस दे पाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः अजय जी का और वीनस मैडम का